अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शीन अकबर है। अच्छा जी, आप लोगों से एक सवाल मैंने पूछा था कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, उनमें क्यों डिफरेंस है, क्या है ये? Why this is the universal donor is O negative, why AB positive is universal recipient? यूनिवर्सल डोनर का मतलब है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो आप लोग जो है वो अपने आंसर्स इसमें मेंशन कर दीजिएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है, अपना एक नया टॉपिक है। अच्छा, हीमोस्टेसिस का बेसिकली मतलब है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, खून ज़ाया ना हो या खून ज़ाया होने से बचाया जाए, उसे कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस मीन्स उसकी जो मेंटेनेंस है। कभी भी कहीं पे अगर कोई वेसल जो है वो रप्चर होती है, ठीक है, तो हीमोस्टेसिस अचीव होती है, मतलब ब्लड लॉस की जो प्रिवेंशन है। अच्छा जी, पीपल विथ टाइप, किसी बच्ची ने, हमदा नदीम ने एक आंसर लिखा, पीपल विथ ओ नेगेटिव ब्लड कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स बिकॉज देयर डोनेटेड आरबीसीज हैव नो ए बी एंड आर एंटीजन and can therefore be safely given to people of any blood group. Yes, this is very good, Humda, great answer. तो हम हीमोस्टेसिस की तरफ चलते हैं, बैक टू आवर टॉपिक। जहाँ भी कहीं पे कोई ब्लड वेसल जो वो रप्चर होती है ना, तो वहाँ पर फौरी तौर पे हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हीमोस्टेसिस का पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला काम होता है, वो वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन है। दूसरे नंबर पे प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है। तीसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट होती है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन। चौथे नंबर पे उसमें जो काम होता है या चौथा मैकेनिज्म जो होता है ना उसका, वो होता है ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इनटू एन ब्लड क्लॉट टू क्लोज द होल इन एन वेसल परमिबिलिटी। कहीं भी इंजरी हुई है, कहीं पे कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई है, तो उसकी वजह से जो है ये चार काम होंगे, लेकिन ये तरतीब से होते हैं। पहले वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन, एंड नंबर 4 इज ग्रोथ फैक्टर टिश्यू इनटू द ब्लड क्लॉट। वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन जो पहला मैकेनिज्म है, उसमें क्या हो रहा होता है, अगर कहीं भी ट्रॉमा हो रहा है, ट्रॉमा टू द वेसल वॉल, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस वेसल वॉल की जो स्मूथ मसल जो है ना उस वेसल्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। That instantaneously reduces the flow of blood from the ruptured vessel. जारी बात है, कहीं पे अगर वेसल पाइप खुला हुआ है, पाइप को अगर आप सपोर्ट देंगे तो क्या होगा, उसमें से फ्लो कम हो जाएगा ना। सिमिलरली जिस भी वेसल्स का ट्रॉमा हो रहा है, उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो फौरन उस वॉल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड फ्लो को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम लोकल मायोजेनिक स्पैज्म भी है, और कुछ ऑटोक्वाइट फैक्टर्स हैं जो कि ट्रॉमेटाइज टिश्यू और जो है वहाँ से और ब्लड प्लेटलेट्स में से रिड्यूस हो रहे हैं, और कुछ नर्वस रिफ्लेक्सेस भी हैं। ये जो वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन हुई है ना, उसमें क्या हो रहा है, स्मूथ मसल वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मायोजेनिक स्पैज्म हो सकता है, कुछ लोकल ऑटोक्वाइट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो फैक्टर्स जो रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट्स, और कुछ नर्वस रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। नर्वस रिफ्लेक्सेस इस तरह से हो सकते हैं कि इनिशिएट करते हैं पेन नर्व इंपल्सेस एंड अदर सेंसरी इंपल्सेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉमेटाइज्ड वेसल्स, ठीक है। नर्वस रिफ्लेक्सेस जो है ना वो पेन नर्व इंपल्सेस, और उसके बाद सेंसरी इंपल्सेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉमेटाइज्ड वेसल्स एंड नियर बाय द टिश्यूज। ये यहाँ से जो है ना सेंसरी इंपल्सेस आएंगी, और वो नर्व इंपल्सेस नर्वस रिफ्लेक्सेस हैं। For the small vessels, smaller जो vessels हैं, platelets responsible हैं for much of the vasoconstriction by releasing a vasoconstrictor substance thromboxane A2। अब ये जो बड़ी बड़ी वेसल्स में उसके लिए तो ठीक है, नर्वस रिफ्लेक्सेस आना शुरू हो जाएंगे। जो स्मॉल वेसल्स है ना, उसमें ज्यादातर जो प्लेटलेट्स का काम होता है वो वेसोकंस्ट्रक्शन करवा रही है। कैसे कराती हैं कि प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। अब नंबर 2, प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है। कोई भी ब्लड वेसल कट हो जाती है ना, इज अ वेरी स्मॉल, indeed many very small vascular holes do develop throughout the body each day. The cut is often sealed by a platelet plug.
rather than a blood clot. अगर कहीं भी सारी जिस्म में, क्योंकि वो जो वियर एंड टियर वाला एक सिस्टम होता है, तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर छोटे छोटे से स्मॉल होल्स भी हो जाते हैं, उनका एक काम है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल फंक्शन है ये, कि चाहे छोटे छोटे भी होल्स हो जाएं तो उसको सबसे पहले जो है ना वो प्लेटिलेट प्लग आके ना उसको उन होल्स को क्लोज करता है। ब्लड क्लॉट की तो बारी नहीं आती, तो सबसे पहले ये काम जो है वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद फौरन प्लेटिलेट भागते हुए आते हैं। कैसे भागते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आके प्लेटिलेट प्लग बनाते हैं। नंबर 2, अब प्लेटिलेट्स की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेटिलेट्स में ऐसी क्या खासियत है कि ये आके प्लेटिलेट प्लग्स बनवा रहे हैं। ठीक है, प्लेटिलेट जो है इसके बहुत सारे फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इवन दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, कोई न्यूक्लियर नहीं है, कोई रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे। इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ एक्टिव फैक्टर्स होते हैं। प्लेटिलेट्स के साइटोप्लाज्म में एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जिस तरह से मसल के अंदर हमें नजर आती हैं, सिमिलर उसी तरह से। इसके अलावा एक थ्रोम्बोस्थेनिन के नाम से एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो बेसिकली प्लेटिलेट्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो रेजिडुअल्स ऑफ बोथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी प्रोटीन्स, these synthesize various enzymes, especially large quantities of calcium ions. अब प्लेटिलेट के अंदर कैल्शियम आयंस भी बन रहे हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेजिडुअल्स हैं, कुछ गोल्गी एपरेटस के, वहाँ पे कैल्शियम आयंस की बहुत सारा क्वांटिटी भी मौजूद है। Mitochondria and enzyme system that are capable of forming ATP and ADP. अब ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? प्लेटिलेट के अंदर हो रही हैं। प्लेटिलेट के अंदर क्या क्या थे? एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल्स थे, थ्रोम्बोस्थेनिन था, उसके बाद कैल्शियम भी है, वो एटीपी भी बना रहा है, वो एडीपी भी बना रहा है। एंजाइम सिस्टम जो है ना उसका प्लेटिलेट्स का, वो सिंथेसाइज कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इन्हीं के अंदर प्लेटिलेट्स के अंदर एक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी रिलीज होता है। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है, एक फैक्टर है, एक एंजाइम है, ये भी इसी नहीं बनाना होता। ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स है। ठीक है, वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स के अंदर और वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो, ये बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी, एक्टिन मायोसिन की बात की हमने, थ्रोम्बोस्थेनिन की बात की, कैल्शियम की, एटीपी एंड एडीपी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें प्लेटिलेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये क्या कराती हैं? इसको जो है वो मल्टीप्लाई भी करवा रही हैं, इसको ग्रो भी करवा रही हैं। और द सरफेस ऑफ प्लेटिलेट इज अ कोट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनके बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है। ये रिपल्स करता है इस ग्लाइकोप्रोटीन कोट्स, वो जो कोट है उसका, उसकी क्वालिटी है कि ये जो नॉर्मल एंडोथेलियम है ना, जब ये प्लेटिलेट ब्लड वेसल के अंदर भाग रहा होता है तो वो उससे वो रिपल्स करता है, वो उसके साथ चपकता नहीं है जाके। लेकिन वंस द नॉर्मल एंडोथेलियम इज गेट एडहेरेंस टू एन इंजर्ड एरियाज ऑफ द ब्लड वेसल्स, अब जब ब्लड वेसल इंजर हो गई, अंदर एंडोथेलियम जो है उसका नॉर्मल नहीं रहा, इंजर्ड एपिथेलियम जो है, एंडोथेलियल सेल्स जो इसके, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं कोलेजन को एंड डीप विद इन द ब्लड वेसल, बहुत सारी चीज़ें उसकी एक्सपोज हो जाती हैं। अब क्या होगा, ये जो प्लेटिलेट है ना, अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था कि नॉर्मल एंडोथेलियम था, वो उसको रिपल्स करता था। ठीक है, और अब जो है वो क्या करता है, वो कोलेजन भी एक्सपोज हो गया, एंडोथेलियल सेल भी इंजरी हो गई। ठीक है, इस तरह से उसको एक्सपोज करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इंजर्ड एरिया की तरफ वो भागता है। हाफ लाइफ कितनी इसकी? 8 से 12 डेज तक है। एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्कुलेशन मेनली बाय द टिश्यू माइक्रोफेज सिस्टम। जब उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसके 12 दिन पूरे हो जाते हैं, टिश्यू माइक्रोफेज सिस्टम जो इसके टूटे फूटे उठा लेगा, इसके खुली और उसको खत्म कर देगा। मोर देन 1/2 ऑफ द प्लेटिलेट्स आर रिमूव्ड बाय द माइक्रोफेज इन द स्प्लीन। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये स्प्लीन में भी जाके माइक्रोफेज को खत्म कर देते हैं। मैकेनिज्म क्या है प्लेटिलेट प्लग का? प्लेटिलेट रिपेयर जो है ना ऑफ वेस्कुलर ओपनिंग इज बेस्ड ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लेटिलेट्स। बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो प्लेटिलेट जो है ना वो कांटेक्ट में आता है डैमेज वेस्कुलर सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब वो कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए। पहले क्या था, उसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन कोड था वो नॉर्मल एंडोथेलियम से रिपल्स करती है, उससे अलग रहती है। लेकिन जब वो इंजर्ड हो जाती है वेसल्स, कोलेजन फाइबर्स को उसके एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटिलेट के अंदर इमीडिएटली चेंज आता है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ के अंदर, उसकी जो स्ट्रक्चर बना उसमें चेंज आता है। प्लेटिलेट जब देखते हैं ना कि कहीं पे वेसल इंजर्ड हो गई है तो वो फौरन स्वेल होना शुरू हो जाता है और उसकी जो है वो सूडोपोड्स टाइप के उसके जो प्रोट्यूट करते हैं, उसकी स्किन, उसकी जो सरफेस है वो इरेगुलर से फॉर्म्स, न्यूमरस इरिटेटिंग उसके प्रोट्यूट करते हैं उसकी सरफेस में से। उसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है फोर्सफुली और उसमें से बहुत सारे ग्रैन्यूल्स रिलीज करती हैं। ये प्लेटिलेट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं जब भी कोई वेसल इंजर्ड हो जाती है।
अब उसके जो ग्रेन्यूल रिलीज भी हो रहे हैं, they become sticky and adhere to the collagen in the tissues and to a protein called von Willebrand factor that leaks into the traumatized tissues from the plasma. अब जहाँ पे ट्रॉमा हुआ टिश्यू है, वॉन वेलब्रेंड फैक्टर, ये फैक्टर भी वहाँ पे आके जो वो जमाना शुरू होगा. बेसिकली मैंने करना क्या है कि उस ट्रॉमाटाइज्ड जो वेसल है उसको बंद करना है. उसके लिए बहुत सारे काम हुए. हमने क्या देखा कि प्लेटलेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो फौरन वो स्वेल किया, उसके हाथ पैर निकला, उसने चलना शुरू किया, उसने ग्रैन्यूल्स बनाए, वो स्टिकी हो गया, वो कोलेजन के साथ के ढेर हो गया. कुछ और प्रोटीन्स भी वहाँ पे मौजूद थी, फैक्टर मौजूद था, वॉन वेलब्रेंड फैक्टर. ये भी ट्रॉमाटाइज्ड टिश्यू में से लीक हुआ, प्लाज्मा में से उधर पहुंचा. दिस सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडीपी एंड एन एंजाइम दैट फॉर्म्स थ्रोम्बोक्सिन A2. ये सारे कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? प्लेटलेट ये सीक्रेट कर रहा है. प्लेटलेट ये सारी चीजें हैं. ये ATP and thromboxane A2 in turn act. अब ये एक प्लेटलेट दो ने तो ये रिलीज कर दिए. वो क्या करते हैं जब ये थ्रोम्बोक्सिन और A2 ADP दोनों फिर मिलके दोनों खुद क्या काम करते हैं, ये मजीद और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं कि जनाब यहाँ पे स्टिकीनेस है, एडिशनल प्लेटलेट्स वहाँ पे आए, वहाँ पे एडहेयर हों और प्लेटलेट्स फॉरन जो है ना ओरिजिनल वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और उस साइट पे जो ओपनिंग है जहाँ पे ब्लड वेसल की इंजरी है, डैमेज वेस्कुलर जो वेसल वॉल थी, वेस्कुलर वॉल थी, इट एक्टिवेट सक्सेसिवली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. किसने उनको एक्टिवेट किया था ज़्यादा मजीद? शुरू में प्लेटलेट ने एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज किया, उन दोनों ने मिलके और लोग प्लेटलेट्स को बुला लिया और फाइनली एडिशनल प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा हुए और वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बना. दिस इज अ फर्स्ट एंड लूज प्लग दैट इज यूजुअली सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग द ब्लड लॉस. ठीक है. इस बहुत लूज सा प्लग बनता है और ये पहले जाके ब्लड लॉस को जो है वो ब्लॉक करता है. ठीक है. एंड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन फिर वहाँ पे फिब्रिन थ्रेड्स बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. एंड दे अटैच टाइटली टू द प्लेटलेट्स दैट्स कंस्ट्रक्टिंग एन अनयील्डिंग प्लाक. उसके बाद उसको और मजबूत ये सीमेंट लगा देती हैं उसको फिब्रिन थ्रेड्स आके. थर्ड जो मैकेनिज्म है इसका है ब्लड कोगुलेशन. ठीक है. नंबर 1 क्या था? वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन थी. नंबर 2 प्लेटलेट प्लग बना. फिर तीसरा जो है वो ब्लड कोगुलेट करता है इन द रप्चर्ड वेसल. थर्ड मैकेनिज्म है इसका. थर्ड मैकेनिज्म हेमोस्टेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. अब ब्लड क्लॉट जो है वो डेवलप होता है 15 से 20 सेकंड में इफ द ट्रॉमा वेस्कुलर वॉल इज हैव बीन सीवियर. ठीक है. एंड इन 1 to 2 मिनट इफ द ट्रॉमा हैज बीन माइनर है तो वो आराम से काम करेगा. ज़्यादा बहुत माइनर सी इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्टिवेट नहीं होगी, लेकिन सीवियर है तो ये फौरी तौर पे ये एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेटेड सब्सटेंसेस जो है ट्रॉमाटाइज्ड वेस्कुलर वॉल से फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड फ्रॉम द ब्लड प्रोटीन्स, ये ट्रॉमाटाइज्ड वेस्कुलर वॉल में जाके अटैच हो जाएंगी एंड इनिशिएट कर देंगी ए क्लॉटिंग प्रोसेस. नंबर 1 पे हम देख रहे हैं एक ब्लड वेसल सीवियर है, इंजर्ड हो चुकी है. ठीक है. यहाँ पे हमने देखा नंबर 2 पे प्लेटलेट एग्लूटिनेट कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं आके. ठीक है. नंबर 3 पे देखा कि फिब्रिन थ्रेड्स भी आ गई हैं. फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे फिब्रिन क्लॉट, इसको थोड़ा सा और मजबूत कर दिया गया है. ठीक है. और फिर हमने देखा यहाँ पे ब्लड जो है वो रुक गया है, ब्लड लॉस रुक चुका है. और उसके बाद हमने देखा नंबर 5 क्लॉट रिट्रैक्शन भी कोई चीज़ है कि क्लॉट बन गया है, अब ये रिट्रैक्ट करेगा, अपनी जगह से हट जाएगा ये. ठीक है. क्योंकि वेसल बन चुकी होगी और वो रिपेयर हो चुकी होगी. Within 3 to 6 minutes after rupture of a vessel, if the vessel opening is not too large, the entire opening of broken end of the vessel is filled with the clot. ठीक है. और 20 मिनट के बाद एन आवर क्लॉट रिट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाती है वेसल जो टूट का शिकार होती है और इस तरह से जो है ये जो क्लॉट है वो फॉर्म्ड हो जाता है. और यहाँ पे जो क्लॉट रिट्रैक्शन है अगेन यहाँ पर भी प्लेटलेट का ही रोल आ जाता है. प्लेटलेट का इसके अंदर रोल ये है कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है उसका, वो भी बाद में जो है वो क्लॉट को जो है प्लेटलेट्स जो है उसको वहाँ से जो उनका क्लॉट बन चुका होता है उसको रिट्रैक्ट करवाता है, उसको वहाँ से हटा देता है और फिर उसको डिसॉल्व करवा देता है. ये फैक्टर्स हैं ब्लड के अंदर जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं. फिब्रिनोजन है, आप इसको देखिएगा सामने इनके नाम भी लिखे हुए हैं. फिर प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू फैक्टर है, कैल्शियम भी है. इसके बाद हमने फैक्टर 5 देखा. फिर उसके बाद हम देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. उसके बाद एक फैक्टर है प्री कैल्करिन, हाई मॉलिक्यूलर वेट, काइनेनोजन एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो. ठीक है. ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो क्लॉट करवा रहे हैं ब्लड को. फोर्थ मैकेनिज्म हमने देखा था कि फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट हो रहा है. ठीक है. तो जो फाइब्रस ग्रोथ हो रही है, वंस द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म इट इज फॉलोड वन ऑफ 2 कोर्सेज. 2 काम करेंगे, या तो उसको फाइब्रोब्लास्ट इन्वेट कर देंगे उस क्लॉट को, सब्सिक्वेंटली कनेक्टिव टिश्यू ऑल थ्रू द क्लॉट, इट कैन बी डिसॉल्व.
ठीक है, या तो फाइबर टिश्यूज को खा पी के खत्म कर देंगे, इन्वेट कर लेंगे, या तो वहाँ वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो the usual course for a clot that forms in a small hole of a vessel wall is invasion by a fibroblast. ठीक है, and beginning within a few hours after a clot is formed, which is promoted at least partially by the growth factor secreted by the platelets. अब ये क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे प्लेटलेट ने जो ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज किया था वो भी आके जो है वो उसको इन्वेट करना शुरू कर देता है। दिस कंटिन्यू टू कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लॉट इनटू फाइब्रस टिश्यू विद इन 1 or 2 weeks। ठीक है, क्लॉट बन गया या वो डिसॉल्व हो गया या वो फाइब्रोब्लास्ट उसको इन्वेट करके जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉल होल जो हुआ था उसमें जो क्लॉट बना था, फाइब्रोब्लास्ट ने खा पी खत्म किया, ये कुछ ही घंटों के अंदर शुरू भी हो जाता है जैसे क्लॉट बनता है, और इसको भी प्रोमोट कौन करता है, ग्रोथ फैक्टर जो कि प्लेटलेट से रिलीज हो रहा है ताकि फाइब्रोब्लास्ट आए और उसको इन्वेट कर ले। और कंटिन्यू इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन क्लॉट बन के और फाइब्रस टिश्यू में कंप्लीट हो जाता है, बन के उसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते उसमें लग जाते हैं। अब ब्लड कोगुलेशन जो है उसका जो हम बात करते हैं कि ब्लड कोगुलेशन जो है वो किस तरह से होता है, क्लॉटिंग के जो 3 स्टेप्स हैं एसेंशियल इन रिस्पॉन्स टू रप्चर ऑफ द वेसल और डैमेज टू ब्लड इटसेल्फ। कॉम्प्लेक्स एक कैस्केड है रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शन का, दैट अकर्स इन द ब्लड इन्वॉल्विंग मोर देन डजन क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो पीछे हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स देखे हैं ना, ये वाले, इससे भी ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये तो बड़े नोन है जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। नेट रिजल्ट क्या बनती है, प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ एक्टिवेटेड सब्सटेंस, एक प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर जो वो कैटालाइज करता है प्रोथ्रम्बिन को इनटू एंथ्रम्बिन। ये मैं आगे आपको इस डायग्राम में दिखाऊंगी। रप्चर वेसल हुई, रप्चर वेसल का काम है कि वो प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर रिलीज कराती है इंजर्ड टिश्यूज में से। इंजर्ड टिश्यू में से जो प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर रिलीज होता है ना, वो वहाँ पे ब्लड में मौजूद प्रोथ्रम्बिन को कन्वर्ट कराता है इनटू एंथ्रम्बिन, एंड इसके साथ कैल्शियम भी हेल्प आउट करता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये कन्वर्जन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, थ्रम्बिन जो है ये फाइनली जो है वो क्या करता है, मौजूद होता है फिब्रिनोजन, उसको कन्वर्ट करवाता है फिब्रिनोजन मोनोमर में। ठीक है, फिब्रिनोजन मोनोमर विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, उसके साथ साथ जो थ्रम्बिन है उसका ये भी काम है कि थ्रम्बिन क्या करता है, वो एक्टिवेटेड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर उसको भी एक्टिवेट करता है। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहाँ से आता है, प्लेटलेट्स में से रिलीज होता है। तो ये क्या करता है थ्रम्बिन कि ये आके प्लेटलेट के जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है उसको भी एक्टिवेट करता है। ये सारे मिलके फिब्रिन मोनोजर विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम एंड दिस फिब्रिन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स ये क्या करते हैं, ये फिब्रिन फाइबर्स को स्टेबलाइज करते हैं आके। ठीक है, उसको बनाते हैं आके, और फाइनली क्या बनती है, क्रॉस लिंकेज फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन ब्लड में मौजूद है, सारी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं। प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर जो वो इंजर्ड टिश्यूज में से रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम, दिस प्रोथ्रम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रम्बिन एंड दिस थ्रम्बिन and secondarily act fibrin stabilizing factor from the platelets, and this thrombin again converted a fibrinogen into a fibrinogen monomer, and this fibrinogen monomer converted into fibrin fibers with the help of this calcium, and finally all this can cause formation of cross linkage fibrin fibers. ठीक है, ये सारी वही डिटेल है इसको हम अभी डिस्कस किया। ठीक है, ब्लड क्लॉट, क्लॉट इज कंपोज्ड ऑफ अ मैशअप ऑफ फिब्रिन फाइबर्स। हमने फिब्रिन फाइबर्स तक तो बात किया, अब हमने देखा कि क्लॉट बन रहा है रनिंग ऑल द डायरेक्शंस एंड एंट्रैपिंग द ब्लड सेल्स, द प्लेटलेट इन द प्लाज्मा। फिब्रिन फाइबर्स आल्सो adhere to the damaged surface of the blood vessels, and the blood clots become adherent to any vascular opening and thereby prevent the further blood loss. ठीक है, ये क्या होता है कि फिब्रिन मैशअप बना, हर डायरेक्शन में ये फैल गया, इसने सारा क्या किया, प्लेटलेट्स को, प्लाज्मा को, ब्लड सेल को, सबको इंट्रैप कर लिया। फिब्रिन फाइबर्स जो है वो जो डैमेज सरफेसेस है ना ब्लड वेसल्स से अच्छी से तरीके से एडहेयर हो जाती, चिपक जाती हैं उसके साथ जाके, एंड देन ब्लड क्लॉट बिकम एडहेरेंट टू एनी वेस्कुलर ओपनिंग। जहाँ पे भी ओपनिंग होगी, जहाँ पे इंजरी होगी, ताकि वहाँ पे जाके वो सारी ओपनिंग पे वो सारी चीजें जाके जमा हो जाएंगी ताकि मजीद ब्लड लॉस ना हो सके। उसके बाद एक और प्रोसीजर आता है जनाब, क्लॉट रिडक्शन होती है। सीरम within a few minutes after a clot is formed, it begin to contract and usually expresses most of the fluid from the clot within 20 to 60 minutes. ठीक है, अब क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि क्लॉट रिट्रैक्ट किस तरह से हो रहा है कि कुछ ही मिनटों के अंदर जो क्लॉट बना था ना उसमें से सीरम निकलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होना, वो और थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाएगा, जम जाएगा, उसका सीरम निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको कोई 20 मिनट से 60 मिनट लगते हैं, 1 घंटे तक लगता है। The fluid express is called serum because all the fibrinogen, most of the other clotting factors have been removed. In this way, serum differs from the plasma, क्योंकि सीरम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये फैक्टर्स नहीं होते, सीरम में नहीं होते, प्लाज्मा में सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। ये दो किस्म के पाथवेज हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। हम उसको देखेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है वो एक्टिवेट करता है, और फाइनली हम उसको देखेंगे। ये कॉमन पाथवे है एक, ठीक है, कॉमन पाथवे जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड देन फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन एंड देन इट स्टेबलाइज द फैक्टर। ये कॉमन पाथवे जो इंट्रिंसिक में भी इन्वॉल्व होगा, जो एक्सटेंसिव में भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इस डायग्राम को देखेंगे तो ये कॉमन पाथवे जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, दिस वन, ये वाला, ये कॉमन पाथवे है। अच्छा, उसके बाद दो पाथवेज और हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी है। इसमें कुछ और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कि वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली इंट्रिंसिक पाथवे भी कुछ फैक्टर्स से पहुंच के कॉमन पाथवे में कन्वर्ट होता है। असल में काम क्या उनका कि वो स्टेबलाइज करें और फिब्रिन क्लॉट वो फैक्टर बनाएं। एक्सट्रिंसिक का भी काम यही होता है कि वो अपने कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट करके और फाइनली कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लॉट रिट्रैक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट का रोल है। ठीक है, और वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो कि वहाँ पे मौजूद होता है। अब प्रोकोगुलेंट सब्सटेंस ये रिलीज हो रहा है इसमें से, इंट्रैप्ट प्लेटलेट्स में से, और बेसिकली ये उनको एडजेसेंट जो फिब्रिन जो क्रॉस लिंकेज बनी हुई है उनको जो और एडहेर करता है। पॉजिटिव फीडबैक और क्लॉट रिट्रैक्शन फॉर्मेशन, ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है ना, वो क्लॉट रिट्रैक्शन में आपको बताया था नेगेटिव फीडबैक होती है, पॉजिटिव फीडबैक होती है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो हेल्प आउट करती है इन ब्लड लॉस में, अगर 1 लीटर वाला है। लेकिन अगर 2 लीटर से ऊपर हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं हो, उसकी सिग्निफिकेंस ये हो जाती है फिर कि वो जो है वो सब्जेक्ट को विशियस सर्किल की तरफ ले जाता है, एक्सपायरी की तरफ जाता है। लेकिन इफ इट इज इन 1 लीटर तक ब्लड लॉस है तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या करती है, वो हेल्पिंग होती है। वंस अ ब्लड लॉस हैज स्टार्टेड टू डेवलप, इट नॉर्मली एक्सटेंड्स विद इन अ मिनट इनटू एन सराउंडिंग ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट बन गया है तो ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता जाता है विद इन अ मिनट, वो सराउंडिंग ब्लड में ये ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है जहाँ पे वो इंजरी होती है। द क्लॉट इटसेल्फ इनिशिएट अ पॉजिटिव फीडबैक टू प्रोमोट मोर क्लॉटिंग। एक फैक्टर जो है वो क्लॉट हुआ, उसने काम शुरू किया, तो ये क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक है, ये दूसरी फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगी और मजीद क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस इज द फैक्ट दैट प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, इट अलाउ इट टू एक्ट ऑन मैनी अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन एडिशन टू द फिब्रिनोजन। अब इसमें जो हमने देखा था कि जो थ्रोम्बिन था उसका एक प्रोटियोलाइटिक एक्शन है। ठीक है, ये क्या काम करता है कि ये 1-2 क्लॉटिंग फैक्टर के साथ एडिशनल और फिब्रिनोजन के भी ऊपर भी एक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था उन फैक्टर्स के अंदर कि इंट्रिंसिक पाथवे भी, एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी, कि वो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होने के बाद फाइनली जो है वो कॉमन पाथवे की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जिसमें थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। कैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ट्रॉमा टू वेस्कुलर वॉल एडजेसेंट टिश्यू, ट्रॉमा टू द ब्लड और कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड एंड डैमेज एंडोथेलियल सेल्स एंड कोलेजन in each systems this will lead to a formation of prothrombin activator। ये मैंने आपको बताया था कि prothrombin activator जो है वो traumatized vessels और traumatized tissues में से रिलीज होता है। ये considered होता है formed in 2 ways। ठीक है, it really have 2 ways interact constantly with each other, by the extrinsic pathway that begin with trauma to the vascular wall and surrounding tissue, and by the intrinsic pathway that begin in the blood itself। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये हुआ कि ट्रॉमा हो गया, ठीक है, वेसल वॉल को और सराउंडिंग टिश्यू को, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे विद इन द ब्लड इटसेल्फ, ब्लड के अंदर ही अगर कहीं पर जो है वो इसकी जरूरत होगी क्लॉटिंग की, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे जो ब्लड के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि ये ट्रॉमा से स्टार्ट हुआ, और इंट्रिंसिक का मतलब है कि ये ब्लड के अंदर हो रहा है। ये जो खून की जमने की सलाहियत है हम देखेंगे अभी, तो वो ब्लड के अंदर हो रही है और ये ट्रॉमा से ही स्टार्ट हो गई है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है फॉर इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर बिगिन विद द ट्रॉमाटाइज्ड वेसल्स, ट्रॉमाटाइज्ड एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू दैट कम इन कांटेक्ट विद द ब्लड। अब
ट्रॉमा हुआ, जो वेसल थी वो ब्लड के साथ कांटेक्ट में, इट लीड्स टू फॉलोइंग स्टेप्स: रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, ठीक है, ट्रॉमाटाइज टिश्यू रिलीज टिश्यू फैक्टर, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स जिसे हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, ठीक है। And this factor is composed of phospholipids, lipoproteins, complex and proteolytic enzymes. Activation of factor 10, role of factor 8 and tissue factor. यहाँ पर इन ये सारे फैक्टर्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या हो जाएगा, ट्रॉमा होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, उसके बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा फैक्टर 10, उसके बाद फैक्टर 7 और देन टिश्यू फैक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट आ जाएगा 10A फैक्टर। अब जो फैक्टर 10 है ना उसका 10A पार्ट भी है, ठीक है, और एक 10B पार्ट भी उसका आता है। तो इफेक्ट ऑफ 10A टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, रोल ऑफ फैक्टर 5। अब यहाँ पे एक्टिवेटर फैक्टर 10 जो होता है ना, जो एक्टिवेट हुआ एक्सट्रिंसिक पाथवे में, ट्रॉमा हुआ, मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रॉमा हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, या जिसे हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कह रहे हैं, उसने एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को, फैक्टर 7 को, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि ये लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, टिश्यू फैक्टर फर्दर कॉम्प्लेक्स द ब्लड कोगुलेशन ऑफ फैक्टर 8 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंजाइमेटिकली ऑन द फैक्टर 10 टू फॉर्म एक्टिवेटेड फैक्टर 10A। सो 10A जो है वो टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ट्रॉमा हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ, दिस activated factor 10 combine immediately with the tissue phospholipids that are a part of tissue factor and additional phospholipid release from the platelets as well as the factor 5 to form the complex called prothrombin activator। हमने जो बात की थी कि ट्रॉमाटाइज्ड वेसल जो है ना वो टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करवाती है, वहाँ से रिलीज हो रहा है। ये इन फैक्टर्स की वजह से, इन सारे स्टेप्स की वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। कैसे बनता है ये कि सबसे पहले टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 10 जो है वो कंबाइन करता है टिश्यू फॉस्फोलिपिड्स के साथ, टिश्यू फैक्टर के साथ, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, ठीक है, और वो और भी बहुत सारे फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट से रिलीज करवाता है एज वेल एज फैक्टर 5, और उसके बाद इन सारों के साथ मिलके ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा है। विद इन अ फ्यू सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम दिस स्प्लिट्स प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन तो आ गया था, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तो आ गया था, इसने क्या किया हुआ, मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करा दिया इनटू एन थ्रोम्बिन। ये अब कॉमन पाथवे में एंटर हो गया। फैक्टर 5 इन द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव, पहले ये इनएक्टिव होता है, बट वंस क्लॉटिंग बिगिंस एंड प्रोथ्रोम्बिन बिगिन टू फॉर्म द प्रोटीलाइटिक एक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स द फैक्टर 5। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फैक्टर 5 होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स जब अभी इनएक्टिव होता है तो उस वक्त में तो ये इनएक्टिव होता है, अभी प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स अभी काम कर रहा होता है। जैसे क्लॉटिंग स्टार्ट होती है, प्रोथ्रोम्बिन बिगिन टू फॉर्म, वो बनना शुरू होता है फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो फिर जो है वो थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 5 को, बाद में, पहले नहीं करता। This then become an additional strong accelerator of prothrombin activator। अब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। फाइनल प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है, एक्चुअल प्रोटीएज है ये, दैट कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। अब ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे, मैं आपको उस डायग्राम में समझाती हूँ दोबारा। एक्सट्रिंसिक पाथवे था, डैमेज टिश्यू में से, ठीक है, फैक्टर 10 भी निकला था और फैक्टर 8 भी था, ठीक है। ये फैक्टर 10 मौजूद है, फैक्टर 8 भी है, ठीक है, ये टिश्यू फैक्टर है, TF जो लिखा हुआ है। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो गया, जैसे डैमेज टिश्यू हुआ, फैक्टर 8 भी आया, टिश्यू फैक्टर भी आया, इसने आके टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 8 ने क्या किया, 10 को कन्वर्ट करा दिया इंटू 10A, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये प्लेटलेट्स, फैक्टर 5 और ये कैल्शियम, अब इन सब ने मिलके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी, प्लेटलेट भी एक्टिव हो गए थे सारी, ये सारों ने मिलके प्रोथ्रोम्बिन को, और उसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करा दिया इंटू थ्रोम्बिन। अब ये यहाँ से कॉमन पाथवे में एंटर हो गए, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कन्वर्ट कराया, ठीक है। थ्रोम्बिन जो है वो क्या काम कराता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराता है, फैक्टर 8 को कन्वर्ट कराता है फैक्टर 8A में, एंड देन इट कैन कॉज स्टेबलाइज द फिब्रिन क्लॉट। ये बात समझ आई है।
कि एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू डैमेज से ही स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू डैमेज जो है वो एक्टिवेट करती है टिश्यू फैक्टर को, फैक्टर 7A को। दिस टिश्यू फैक्टर ये सारे मिलके क्या करते हैं, फैक्टर 10 को कन्वर्ट कराते हैं 10A में। और उसके बाद जनाब ये कैल्शियम, प्लेटलेट्स और फैक्टर 5 ये सारे मिलके जो है वो प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएंगे। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगी। थ्रोम्बिन एक और काम भी करती है कि ये फैक्टर 8 को फैक्टर 8A में कन्वर्ट करा के फिब्रिन क्लॉट को स्टेबलाइज करेगी। ठीक हो गया इतना। नाउ कमिंग बैक टू, ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, टिश्यू फैक्टर, टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू फैक्टर आया 7A, ठीक है, और उसके बाद उसने कन्वर्ट करा दिया यहाँ पे 10 को 10A में। फिर इसने एक्टिवेट करा दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी आ गया, फैक्टर 5 भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा दिया और ये उसमें कन्वर्ट हो गया इनटू एन स्टेबलाइज फिब्रिन क्लॉट में। अब इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ आते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रॉमा और कांटेक्ट विद कोलेजन, ब्लड के अंदर ट्रॉमा आ जाए या वो कोलेजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कौन, प्लेटलेट्स, और साथ में ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो क्या होता है वहाँ पे मौजूद होता है फैक्टर 12। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर 12A के अंदर। ठीक है, अब फैक्टर 12A जो है वो वहाँ पे मौजूद फैक्टर 11 जो है उसको एक्टिवेट कराता है 11A में विद द हेल्प ऑफ प्री कैल्कुलिन एंड काइनेजिन, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेजिन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये एक्टिवेटेड 10A था ना, विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम इट कैन एक्टिवेट फैक्टर 9 इनटू एन फैक्टर 9A। फैक्टर 9 जो है वो फिर कन्वर्ट कराता है फैक्टर 8 को, ठीक है, इनटू एन फैक्टर 8A विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम। और ये फिर क्या करता है, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 जो है ये अगेन फैक्टर 10A को, और फिर अगेन हम देखेंगे ये कॉमन पाथवे में एंटर हो गया। ये जो ब्लड ट्रॉमा आया था और कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन था ना, इन्होंने क्या किया कि प्लेटिलेट और फॉस्फोलिपिड्स को भी एक्टिवेट करा दिया है। ठीक है, ताकि ये फाइनली जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर सकें। सो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले ब्लड ट्रॉमा एंड कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड इन फैक्टर 12A। उसके बाद 11 इंटू 11A विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, और फिर 11A जो है वो विद द हेल्प ऑफ द 8A ये 10 से 10A में आ जाती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड प्लेटिलेट एंड फॉस्फोलिपिड्स। और फाइनली जो है उसके बाद ये प्लेटिलेट और फॉस्फोलिपिड ये काम क्या करते हैं, 10A भी ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेंगे, थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराएंगे इनटू एन प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराएंगे इनटू एन थ्रोम्बिन। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये हो गया। अच्छा, आप लोग जब भी अभी याद भी करेंगे तो इन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए इन डायग्राम्स को जरूर एक दफा गो थ्रू कीजिएगा। ठीक हो गया, ये थे पाथवे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे वही लिखे हुए हैं कि कौन सा फैक्टर किसको कर रहा है। ये सारा अगेन प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, थ्रोम्बिन, ये कॉमन पाथवे है जिसकी मैंने पहले भी बात की। ठीक है, कैल्शियम के बगैर एक्सट्रिंसिक पाथवे का काम नहीं होता। ठीक है, अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हम सोचते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेस्कुलर सिस्टम में बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा अंदर? बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद हैं। इंट्रावेस्कुलर एंटीकोगुलेंट्स होते हैं कुछ अंदर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। एंडोथेलियल सरफेस के फैक्टर्स भी होते हैं। जो एंडोथेलियल सरफेस होती है ना, वो इतनी स्मूथ होती है, ये जो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम है ना उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आती, वो प्रिवेंट करती है उसकी स्मूथनेस। दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स की हमने बात की थी। ठीक है, एंडोथीलियम का जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है उसकी, वो भी रिपेल करता है प्लेटिलेट से भी, उसको दूर भगाता है, और ताकि जो वो क्लॉटिंग एक्टिवेट ना हो जाए। उसके बाद प्रोटीन बाउंड एंडोथीलियल मेम्ब्रेन, उसके बाद थ्रोम्बोमोड्यूलिन होता है विच बाइंड्स विद द थ्रोम्बिन। Not only does the binding of thrombin with the thrombomodulin show the clotting process by removing thrombin, ये क्या थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को इनएक्टिव फॉर्म में रखता है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा वो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन सी, ये सारे जो है ना एक्ट करते हैं एज एंटीकोगुलेंट बाय इनएक्टिवेटिंग फैक्टर 5 and 8। तो ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन ये सारे उसकी स्मूथनेस, उसका ग्लाइकोकैलिक्स के साथ क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट अंदर नहीं होने देते। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ब्लड के अंदर। ठीक है,
जब भी एंडोथेलियल वॉल डैमेज हो जाएगी, स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, या इसका ग्लाइकोकैलिक्स और या थ्रोम्बोमॉड्यूलिन लेयर ये लॉस्ट हो जाएगी, तो ये फैक्टर 8 सबसे पहले क्या हो जाएगा, फैक्टर 12 जो एक्टिवेट हो जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे, इंट्रिंसिक जो है ना वो पाथवे उसकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। If the factor 8 and platelet come in contact with the subendothelial collagen, activation is even more powerful, ठीक है। लेकिन अगर ये थ्रोम्बोमॉड्यूलिन के साथ है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है उसके साथ ये अटैच है, सारा ही कुछ स्मूथनेस है, इंजरी नहीं हुई, तो क्या होगा, फिर ये सारा इसको रिपेल करेगा और क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन एक्शन है फिब्रिन का, एंटी थ्रोम्बिन 3 का, ठीक है। ये भी एंटी थ्रोम्बिन का मतलब ही है एक्शन ऑफ फिब्रिन एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 का, कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंटी कोगुलेंट्स हैं ब्लड के अंदर, मतलब ये जमने नहीं देते ब्लड को अंदर, ठीक है। सो दोज दैट रिमूव द थ्रोम्बिन फ्रॉम द ब्लड, द मोर पावरफुल कौन कौन से इसके अंदर हो सकते हैं, फिब्रिन फाइबर दैट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, अल्फा ग्लोबुलिन, एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन हेपरिन कोफैक्टर, ये सारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इसको जमने नहीं देते। हेपरिन एक पावरफुल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो कि ब्लड में बड़ी छोटी सी क्वांटिटी में कंसंट्रेशन में मौजूद होती है। स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इट हैज बीन सिग्निफिकेंट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है। हेपरिन जो है फार्माकोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि एज अ ड्रग भी यूज हो रही है टू प्रिवेंट द इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्लॉटिंग। तो इतना ही काफ़ी है। और लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट, प्लाज्मिन, प्लाज्मा प्रोटीन है, यू ग्लोबुलिन जिसे हम प्लाज्मिनोजिन भी कहते हैं, ठीक है, ये एक्टिवेटेड प्लाज्मिन है, या फिर फिब्रिनोलाइसिन कहते हैं। प्लाज्मिन डाइजेस्ट कर लेता है, वहीं पे मौजूद होता है फिब्रिन फाइबर्स को, फिब्रिनोजिन को, फैक्टर 5, 8, प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 12 को। Whenever the plasmin is formed, it can cause lysis of the clot, destroying many of the clotting factors. There is sometimes even cause hypocoagulability of the blood. So, अगर ये प्लाज्मिन वहाँ पे मौजूद होता है, जैसे ही ब्लड क्लॉट बन चुका होता है, ये क्या करता है, इन सबको तोड़ फोड़ के उसको ब्लड क्लॉट को खत्म कर देता है, ठीक है, ये नेचुरली होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशन दैट कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। हीमोफीलिया जो है वो उसमें भी हम देखेंगे आगे कि किस चीज़ की, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है। विटामिन के भी एक फैक्टर है, उसकी भी डेफिशिएंसी है। तो इनमें से कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनमें डेफिशिएंसी आ जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज होगी, ठीक है। Decreased prothrombin factor 7, 9, 10 that caused by a vitamin K deficiency. अब vitamin K जो है clotting factor cause the depressed formation or decreased formation of clotting factor by the liver is vitamin K deficiency. Vitamin K अगर बॉडी में नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो लिवर ने क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनाए, ठीक है। सो विटामिन के कंटिन्यूअली सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बाय द बैक्टीरिया। कहाँ बनता है जनाब, ये इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि विटामिन के को बनाते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी सेल्डम अकर इन अ नॉर्मल पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ विटामिन के एब्सेंस फ्रॉम द डाइट। जो बच्चे पैदा होते हैं ना छोटे, तो उनके अंदर जो है ना ये इंटेस्टिनियल बैक्टीरिया फ्लोरा अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ इतना अच्छा होता, तो उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये कुछ जीआईटी की डिजीजेज हो सकती है जिसमें पुअर एब्जॉर्प्शन होती है फैट्स की, वहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। द रीजन इज दैट द विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल, ठीक है, विटामिन है ये। तो अगर किसी के अंदर हम देखेंगे फैट की एब्जॉर्प्शन ही बहुत पुअर है तो उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। या causes of vitamin K deficiency is failure of the liver to secrete bile into the GIT as either as a result of obstruction of the bile or as a result of liver disease. So अगर लीवर हम देखेंगे कि बाइल का लेक है, फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फिर विटामिन के की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकती। तो उसके लिए बाइल बहुत ज़रूरी है कि जो है वो गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करे, लिवर से आए वो। लिवर डिजीज़ में हम देखते हैं कि बड़ी कम प्रोडक्शन हो रही होती है प्रोथ्रोम्बिन की भी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी, पुअर विटामिन के एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ डिजीज लिवर सेल। विटामिन की एब्जॉर्प्शन पुअर क्यों?
क्योंकि बाइल जो लिवर का काम है, बाइल बना के गॉल ब्लैडर में भेजना, गॉल ब्लैडर उसको बाइल को रिलीज करता है इनटू इंटेस्टाइन, और वहां से वो रिलीज होकर इंटेस्टाइन में फैट को एब्जॉर्ब कराती है, एंड दिस विटामिन के इज फैट सॉल्युबल। सो अगर लिवर में प्रॉब्लम होगी या इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम होगी एब्जॉर्प्शन का, तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी कॉज होगी। ठीक है। हीमोफीलिया जनाब, डेफिशिएंसी है फैक्टर 8 की। ठीक है। सो ब्लीडिंग डिजीज है exclusively in males. 85% cases caused by an abnormality or deficiency of factor 8, and this type of hemophilia is called hemophilia A or classic hemophilia. ठीक है। अच्छा, 15% हीमोफीलिया जो पेशेंट होते हैं ना, वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज कॉज विद द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। अब कुछ 15% हीमोफीलिया के लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया, लेकिन फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। कुछ ज़्यादा की जो 85% जो होती है वो किसकी होती है, फैक्टर 8 की। Both of these factors are transmitted genetically by the way of female chromosome. ठीक है, फीमेल क्रोमोसोम से आ रहा है। So almost never will be a woman have an hemophilia because at least one of her 2 X chromosomes will have the appropriate genes. ठीक है। So क्योंकि फीमेल्स में नहीं होती, क्योंकि कैरियर हो जाती है, तो मर्दों के पास क्योंकि एक ही X होता है तो वो उनके अंदर डोमिनेंट हो जाती है, और ये जेनेटिकली जो है वो फीमेल क्रोमोसोम में, X क्रोमोसोम में ही होती है। If one of her X chromosome is deficient, she will be a hemophilic carrier। ठीक है। लेकिन इसमें हम देखेंगे ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू हाफ ऑफ हर मेल ऑफस्प्रिंग्स एंड ट्रांसमिटिंग द कैरियर स्टेट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। उनको फीमेल में अगर ये ट्रांसमिट करेगी उनको कैरियर, कि मेल में हो जाएगी तो वो डोमिनेंट। ब्लीडिंग फैट इन द हीमोफीलिया कैन आल्सो हैव एन वेरियस डिग्री ऑफ सिवियरिटी। हीमोफीलिया में जो तो डिपेंड करता है, to depend upon the character of the genetic deficiency. Bleeding does not occur except after trauma. अब हीमोफीलिया में वैसी ब्लीडिंग नहीं होगी जब तक कि मरीज को चोट नहीं लगेगी। ठीक है। और उसके बाद इवन इस हद तक कि बहुत छोटी सी भी जो बड़ी हार्डली नोटिसेबल जो ट्रॉमा है उसमें भी इनको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, और वो काफ़ी दिनों तक भी चल सकती है। इवन अगर किसी सब्जेक्ट ने दांत भी निकलवाया है तो बड़ी दिनों तक उसको जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। फैक्टर 8 के जो है वो 2 एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, लार्ज कंपोनेंट होता है इसका और एक स्मॉलर कंपोनेंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसका जो स्मॉलर कंपोनेंट है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंट्रिंसिक पाथवे फॉर क्लॉटिंग, एंड डेफिशिएंसी ऑफ दिस पार्ट ऑफ फैक्टर 8 कॉजेस क्लासिक हीमोफीलिया। अगर इसके स्मॉलर कंपोनेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या काम करता है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस पार्ट ऑफ फैक्टर, स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ फैक्टर 8, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अनदर ब्लीडिंग डिजीज विच समवॉट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वॉन वेलब्रेन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ द लार्ज कंपोनेंट। तो अगर इसी तरह फैक्टर 8 का लार्ज कंपोनेंट में कोई जो है वो प्रॉब्लम होएगी तो विच इज वॉन वेलब्रेन डिजीज की वजह से होगी। हीमोफीलिया के जो सब्जेक्ट्स हैं बड़ी प्रोलॉन्ग और सिवियर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इनकी थेरेपी क्या होती है, इनको इंजेक्टेबल प्योरीफाइड फैक्टर 8 दिया जाता है, बड़ी हाई कॉस्ट होती है उसकी। ठीक है। और ये ह्यूमन ब्लड से भी एक्सट्रैक्ट होता है स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर, इसीलिए उनको कोशिश ये होती है कि जी उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में बनाया गया और उनको दिया जाए। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रेजेंस ऑफ वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। हीमोफीलिया में क्या था, फैक्टर डेफिशिएंसी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पीनिया वर्ड हमेशा डिक्रीज को और लो नंबर्स को शो करता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लोगों की जो टेंडेंसी टू ब्लीडिंग की एज टू एज हीमोफिलिक्स। ठीक है। एक्सेप्ट दैट द ब्लीडिंग इज यूजुअली फ्रॉम मैनी small venules or capillaries rather than from a large vessels as in hemophilia। इसमें छोटी सी अगर इंजरी भी, छोटी सी भी अगर अपने उसकी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है तो छोटी सी स्मॉल सी वेन्स और कैपिलरीज में से भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। हीमोफीलिया के लिए तो भाई चोट लगना जरूरी है, लार्जर वेसल्स जो होती है ना वो ब्लीड करती हैं, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में वेन्स और कैपिलरीज से भी ब्लीडिंग होती है। और फिर हमने देखा होगा जैसे नहीं वो उसके निशान पर नील पड़ जाते हैं जो छोटे छोटे, उससे हम पिटीक्स बोलते हैं। ठीक है। As a result of the small punctate hemorrhages occur throughout all the body tissues। और स्किन पे जो स्मॉल पर्पलिश ब्लॉचेस जिसे हम कहते हैं वो नील पड़ जाते हैं, द बॉडी नेम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। ठीक है। उस तरह की बिल्कुल एक पिक्चर आना शुरू हो जाती है इसकी। प्लेटलेट की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है
अगर ये बिलो 50,000 आते हैं तो ये जो है कॉज करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग। इससे भी नीचे आई तो कॉज करेंगे, अदरवाइज ब्लीडिंग डज नॉट कॉज। तो नॉर्मल सी जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 लाख से 3 लाख तक इसकी नॉर्मल है। अगर ये 10,000 तक आ जाते हैं तो फिर ये लीथल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जोन में आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें, थ्रोम्बॉय और एम्बोलाई। थ्रोम्बॉय का मतलब है कि जी एब्नॉर्मल क्लॉट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ये थ्रोम्बस है। यही क्लॉट अगर डेवलप होने के बाद वहाँ से डिटैच हो और फ्लो करे, उसे हम कहते हैं ये एम्बोलाई है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, इसमें अगर कहीं पे थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस हो जाएं किसी सब्जेक्ट को, रफ एंडोथेलियल सरफेस हो जाए अंदर की, और एथेरोस्क्लेरोसिस में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए या कहीं पे ट्रॉमा हो जाए, तो थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, क्लॉट बन जाए अंदर। तो वो क्लॉट जो है वो बड़ा स्लोली इसको जो है वो फ्लो करता रहे, और फिर उनको जो है हम उन सब्जेक्ट्स को कुछ इस तरह की मेडिसिन देते हैं। जैसे आप कहते हैं, हम देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, दिल का दौरा पड़ गया है, MI हो गया है, तो उनके अंदर भी ज़्यादा ये क्लॉट बनता है, और फिर उसको हम क्या कहते हैं, उनको TPA भी देते हैं, ट्रीटिंग द इंट्रावेस्कुलर क्लॉट्स को। टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो थ्रोम्बोस्ड एरिया को भी दिया जाता है, और एक कैथेटर के जरिए अगर हार्ट में दिया जाए या कहीं भी किसी भी कॉर्नरी वेसल्स की जिससे हम बात कर रहे हैं, ताकि कोई सीरियस डैमेज ना हो हार्ट का। DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेटर। डिससेमिनेटेड मतलब फैला हुआ, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर कोगुलेशन हो गई है, पूरी थ्रू आउट बॉडी में हो चुकी है, ठीक है। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म बिकम एक्टिवेटेड इन वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन। पूरी सर्कुलेशन में सारे क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गए, जिसे हम कहते हैं DIC। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये होता क्या है, कहाँ पर है कि जहाँ जब भी बहुत लार्जर अमाउंट में ट्रॉमाटाइज एरिया और डाइंग टिश्यू बॉडी में मौजूद हो, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ग्रेटर क्वांटिटीज में टिश्यू फैक्टर रिलीज करते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रीक्वेंटली द क्लॉट्स आर स्मॉल बट न्यूमरस एंड दे प्लग अ लार्ज शेयर ऑफ स्मॉल पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, ठीक है। दिस है स्पेशली इन द पेशेंट ऑफ वाइडस्प्रेड सेप्टिसीमिया, बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक पेशेंट जिनके अंदर बड़ा बुरी तरह से इन्फेक्शन फैला था, उनके अंदर ये हो सकता है, ठीक है। और इनमें सब्जेक्ट जो है वो क्या सेप्टिक शॉक पे चला जाता है, सेप्टिक शॉक से फिर ये DIC में जाता है, और DIC में जब देखिए सारी कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर एवरीवेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यू फैक्टर है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यू फैक्टर है, जितने भी जहाँ जहाँ पे भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म मौजूद है सारे ब्लड में, हर वेसल में वो स्टार्ट कर देगा। तो ये ज़्यादातर हमें इस तरह के जो है वो सेप्टिसीमिया में मिलता है। ये गायनेकोलॉजिकल में जो प्रोसीजर्स होते हैं या जो दाइयों के पास डिलीवरीज हो रही होती हैं, वो अगर इंजरी करते हैं लार्जर, उसमें भी ये हो सकता है। DIC में सब्जेक्ट चले जाते हैं, और ज़्यादातर ये वंस सब्जेक्ट DIC में चला जाए तो बड़ा रेयर है उनका सेव होना, ज़्यादातर ये फीमेल्स एक्सपायरी की तरफ जाती हैं बेचारी। एंटी कोगुलेंट क्लिनिकली यूज जो है वो हेपरिन हो रही है, क्यूमरिन्स हो रही हैं। तो हेपरिन एज ए इंट्रावेनस एंटी कोगुलेंट दी जाती है उसको जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, और ताकि मरीज़ के अंदर जो वो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन ना हो। अच्छा जी, क्यूमरिन्स भी जो है वो सच एज वार्फरिन की आपने टैबलेट्स अक्सर सुनी होंगी, हम लोगों को अक्सर देते होते हैं एज एन एंटी कोगुलेंट, वो भी इनको दी जाती है। And the amount of active prothrombin factor 7, 9, 10 all formed by the liver begin to fall. इसकी वजह से होता है कि सारे प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। वार्फरिन causes this effect by inhibiting this enzyme. वहाँ पे वो एक एंजाइम है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, VKORC1. So this enzyme convert the inactive oxidized form of vitamin K to its active form. ठीक है, तो ये वार्फरिन ने काम करना है, इनएक्टिव विटामिन के को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराती है। वार्फरिन डिक्रीजेस द अवेलेबल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के इन द टिश्यू। ये ज़रा एंटी कोगुलेंट है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Although the blood removed from the body and held in a glass tube, test tube normally clots in about 6 minutes, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड को आप क्लॉट करेंगे ना, कलेक्ट करेंगे सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर के अंदर, ऑफन डज नॉट क्लॉट फॉर 1 आवर और मोर। रीजन डिले क्यों है इसके अंदर, इसकी सरफेस कंटेनर की सिलिकॉन जो है वो प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फैक्टर 12,
the two principal factors that initiate the intrinsic clotting factor mechanism. ठीक है, क्यों इंट्रेंसिक स्टार्ट कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स ऑफ फैक्टर 12 कर रहे हैं। अगर आप उसको वैसे बाहर निकाल के रख देंगे ब्लड तो वो क्लॉट हो जाएगा 6 मिनट के अंदर, लेकिन सिलिकॉनाइज कंटेनर में रखेंगे तो ये लेट हो जाएगा। कन्वर्सली अनट्रीटेड ग्लास कंटेनर अलाउ द कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेटलेट फैक्टर 12, अब वो फॉरन रैपिडली डेवलप कराता है क्लॉट को। ठीक है, हेपरिन अगेन यूज होती है, यूज फॉर द प्रिवेंटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी एज वेल एज इन द बॉडी। ठीक है, वो प्रिवेंट करते हैं कि कोगुलेशन ना हो। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी यूज होती है, हार्ट लंग जब बाईपास हो रहा होता है, और आर्टिफिशियल किडनी मशीन पे होती है जब भी सब जगह हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये हर जगह पे हेपरिन यूज हो रही है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन के टेस्ट कौन से हैं? हम ब्लीडिंग टाइम पेशेंट के करते हैं, क्लॉटिंग टाइम कर रहे हैं, उसके अलावा हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनलाइज रेशो देखते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, जिसे INR भी कहा जाता है। ठीक है, ये बस नाम ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि किसी को बच्चे को कोई बात ना समझ आई हो। हाँ जी बच्चों, कोई बात ना समझ आई हो? सबको समझ आ गई है? जी जनाब, एक सवाल आया है, 2 सवाल आए जनाब, देख लेते हैं। यस मैम, समझ आ गई है, वेरी गुड, आई एम मोर देन हैप्पी दैट ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। ईशा, मरियम, नवल एंड नायला, अब्दुल वहीद, गुड, आप सबको समझ आ गई है, राइट? तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 मेन चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखना है आपने। और सबसे पहला जो हमने नंबर 1 देखा था कि हीमोस्टेसिस इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन, फिर प्लेटलेट प्लग और ये सारे जो मैकेनिज्म्स थे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ तक सारी बात समझ आ चुकी होगी। आप लोगों का जो टेस्ट है सेल और ब्लड फिजियोलॉजी, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, आई होप यू विल ऑल डन वेल इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, एक और एक सवाल आया है, मरियम खान भी, उनको भी समझ आ गई है, गुड मरियम। अभी भी किसी बच्चे को ना समझ आया हो? ईशा जी, इंशाल्लाह बिल्कुल, होपफुली सबका अच्छा टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सेल के भी ऑर्गेनेलीज जो हैं, कैंसर का कोई रोल है टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करवाने में? कैंसर इज समथिंग डिफरेंट नोमान। उसमें होता है कि कैंसर में हम देखते हैं एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, तो एबनॉर्मल अभी डिस्कशन हो रही है, तो जो कैंसर है ना वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन अगर हम कैंसर की बात करें तो वी हैव 2 टाइप ऑफ कैंसर। एक तो कैंसर जहाँ पे सेल ग्रोथ कर रहा है, एक होता है ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर कहलाते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और बाकी के जो कैंसर जो उनको हम कैंसर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ दिस कैंसर, आइदर द ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, और या मसल का मायोसार्कोमा, इस तरह से। लेकिन जो ब्लड के होते हैं वो ल्यूकीमियास कहलाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल लाइन का कैंसर है, आइदर जो वो माइलोइड सीरीज का कैंसर है या लिम्फोइड सीरीज का कैंसर है, वो डिपेंड करता है उसमें। तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और उसमें उनका रोल होता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इसमें इसका कोई इसका रोल नहीं। ओके जी, नौमान को भी समझ आ गई है मेरी बात, गुड। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।